नमस्कार। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता के बारे में पढ़ेंगे। ये समाज शास्त्र के लिए, शिक्षा शास्त्र के लिए, और इस टॉपिक में मैं कुछ ऐसी चीजें भी करूंगा डिस्कस आपके साथ जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशंस हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा ये लेक्चर। तो कृपया इसको अंत तक ध्यान से सुने, देखें, और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस उपविषय के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं उनको नोट करें। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, दो चेहरे दिखाए गए हैं। एक मेल है, एक फीमेल है। मेल जो है वो रस्सी के ऊपर चल रहा है और फीमेल जो है वो रस्सी के नीचे लटकी हुई है। ये जो बैकग्राउंड है इस पीपीटी का, ये दिखाता है जेंडर इनइक्वलिटी हमारे समाज के अंदर जो फैली हुई है। प्रारंभ करते हैं इसके अर्थ से कि इसका अर्थ क्या है। जेंडर इक्वलिटी को सेक्सुअल इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, इसको इन दो नामों से भी पुकारा जाता है। इसके अर्थ की जहां तक बात आती है, ये कहते हैं कि जो जेंडर इक्वलिटी है, लिंग समानता है, वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें इक्वल ईज टू असेस द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। लिंग को मद्देनजर ना रखते हुए जब हम अवसरों तक और संसाधनों तक समान पहुंच दे देते हैं, उस अवस्था को हम जेंडर इक्वलिटी कहते हैं। पुरुष है तो ये कर लेगा, महिला है तो ये करेगी, ये नहीं करेगी। अगर इस तरह की सोच रखते हैं तो जेंडर इक्वलिटी नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ जेंडर बताया है कि लिंग को ध्यान में ना रखते हुए, लड़का है, लड़की है, महिला है, पुरुष है, इस चीज को ना ध्यान में रखते हुए दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार करते हुए जो हम संसाधनों और अवसरों को उनके लिए छोड़ देते हैं खुला, उस अवस्था को हम जेंडर इक्वलिटी कहते हैं। इंक्लूडिंग इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, संसाधन और अवसर तो हैं, उसके साथ साथ क्या है, आर्थिक जो भागीदारी है उसकी बात भी आती है। कौन कमाता है, कितना कमाता है, कैसे खर्च करता है, कितना अधिकार है खर्च करने का, वो जो अवस्थाएं हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में आती है। अगला है डिसीजन मेकिंग, फैसला कौन लेता है, किसके बारे में फैसला लेता है, कितना हक है फैसला लेने का, फैसलों को बदलने में किसी की क्या भूमिका होती है, क्या वो शामिल हैं फैसले के अंदर। इस तरह की जो बातें हैं, अगर दोनों लिंग के लिए समान है तो हम कह सकते हैं जेंडर इक्वलिटी है। एंड द स्टेट ऑफ वैल्यूइंग डिफरेंट बिहेवियर्स, अलग अलग तरह के जो व्यवहार होते हैं, महिलाओं के कुछ निश्चित व्यवहार हैं, पुरुषों के कुछ निश्चित व्यवहार हैं, अगर हम उनको सम्मान करते हैं, वैल्यू देते हैं, तो हम कह सकते हैं जेंडर इक्वलिटी है। एस्पिरेशंस एंड नीड्स इक्वली रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, लिंग का ध्यान ना रखते हुए अगर इनका सम्मान किया जाता है तो हम लिंग समानता की बात करते हैं। तीन चार चीजें निकल कर आई है, मैं फिर समअप कर दूं। एक तो है संसाधनों तक समान पहुंच, दूसरा अवसरों तक समान पहुंच, तीसरा आर्थिक भागीदारी समान होनी चाहिए, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर समान भागीदारी होनी चाहिए, उनके जो बिहेवियर हैं दोनों तरह के लिंग के, उनके बिहेवियर को वैल्यू दी जानी चाहिए। और एस्पिरेशंस है, हमारी आकांक्षाएं क्या होती हैं, इच्छाएं क्या होती हैं, उनको अगर समान रूप से वैल्यू दिया जाता है, लिंग को ना ध्यान में रखते हुए कि मेल है, फीमेल है, उस अवस्था को हम जेंडर इक्वलिटी कहते हैं। और भारतीय समाज जहां हम रह रहे हैं, वहां हम देख सकते हैं कि इनमें से बहुत सारी चीजों के अंदर हम असमानता देखते हैं। आप अपने ऊपर लागू करके देख सकते हैं, अपने पारिवारिक माहौल के अंदर देख सकते हैं, आप अपने पड़ोस में देख सकते हैं, आप अपने जाति में देख सकते हैं, आप अपने धर्म में देख सकते हैं, आप अपने इर्द-गिर्द का जो माहौल है उसमें देख सकते हैं कि जो मेल है, जो पुरुष है, वो किस तरह की अवस्था में है, जो फीमेल है, जो महिला है, वो किस तरह की अवस्था में है। अंतर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी इज ए बेसिक ह्यूमन राइट, मानवाधिकार है, इसको हम छीन नहीं सकते। एंड डिस्क्राइब्ड एज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न इक्वल, सभी जो मानव हैं वो समान रूप से जन्म लेते हैं, परंतु जैसे ही वो धरती पर आते हैं, हमारा पेरेंटिंग, हमारा कल्चर,
हमारी जो मान्यताएँ हैं, हमारा धर्म जो है, वो उनके अंदर अलग-अलग चीज़ें आरोपित करने लगता है, उनके अंदर डालने लगता है और उससे जेंडर इनइक्वालिटी पैदा हो जाती है। Whether born as male, female or intersex should be able to develop their full potential and live in freedom and dignity. वो कहता है कि चाहे वो पुरुष है, चाहे वो महिला है, चाहे वो थर्ड जेंडर में आता है, उनको अपने संपूर्ण जो उनकी योग्यताएँ हैं, उनको विकसित करने का अधिकार है और स्वतंत्रता और इज्जत के साथ, सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। एग्जाम्पल्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी आर, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि अगर ये समान रूप से सबको मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी है। अगर ये समान रूप से नहीं मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी नहीं है। पहला है इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक सबकी समान पहुंच होनी चाहिए और ये नहीं है। हम देखते हैं कि एनरोलमेंट में होती है, परंतु जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होकर आगे बढ़ने लगता है, 10th तक का डाटा उठाया जाए, 12th तक का डाटा उठाया जाए या हायर एजुकेशन का डाटा उठाया जाए, तो हम देखेंगे कि मेल का परसेंटेज ज़्यादा है और फीमेल का जो परसेंटेज है वो कम है, क्योंकि जो विद्यालय छोड़कर जाने की जो समस्याएँ हैं, वो फीमेल्स के साथ ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला है इक्वल एक्सेस टू मोबिलिटी, मूव करने की, घूमने-फिरने की, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, इस तरह की जो अ, स्वतंत्रता है, पहुँच है, फैसले लेने की बात कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसमें अगर समानता है तो उसको हम कह सकते हैं। परंतु हम देख सकते हैं कि लड़कियों के लिए ऐसी कोई स्वतंत्र जगह नहीं है, जहाँ पर वो फ्रीली अपने आप को मोबिलाइज़ कर पाएँ। अगला है इक्वल जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ एंड सैलरीज़। महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता। अगर हम उनको समान अवसर देते हैं जॉब के लिए और समान वेतन देते हैं, सरकारी संस्थाओं में है ये चीज़, परंतु गैर सरकारी या दूसरी जो संस्थाएँ हैं, ख़ास करके जो लोअर क्लास की जो जॉब हैं, जिनको हम वेजेस जॉब कहते हैं, वहाँ पर ये असमानता बहुत ज़्यादा है। अगला है फ्रीडम ऑफ मैरिंग हू यू वांट। किससे जिससे आप चाहते हो उससे शादी करने की स्वतंत्रता। इस पर बहुत बड़ा बवाल हो जाता है हमारे समाज के अंदर और ये बहुत बड़ी दिक्कत भी है। इसी वजह से अगर मैं कहूँ कि जो डॉवरी है, दहेज प्रथा है, वो चली जा रही है। अगला है, अगर ये स्वतंत्रता मिल जाए एक स्पेसिफिक ऐज पर जाकर, जब लड़की अपने पैरों पर खड़ी होती है, तो शायद हम समाज की बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। पहले-पहल नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि वो युवावस्था में आते ही शादी करे, परंतु उसके पास मौका होना चाहिए कि पहले वो खुद को अपने पैरों पर खड़ा करे और उसके बाद वो चुनाव कर पाए कि मैं किससे शादी करना चाहती हूँ। अगला है इक्वल डाइवोर्स राइट्स। अ, डाइवोर्स लेने की, तलाक लेने के भी समान अधिकार होने चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है कि ज़्यादातर महिलाएँ ये सोचती हैं कि अगर मैं अपने इस घर को छोड़ दूँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? क्यों? क्योंकि जो हमारी पैरेंटल जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, उस पर बालिकाओं का अधिकार नहीं रहता। वो केवल और केवल बेटे के लिए होता है। इस दिक्कत की वजह से जो डाइवोर्स है, वो नहीं लेती महिलाएँ और कम लेती हैं और उसके बाद क्या होता है, वो यातनाएँ झेलती हैं। अब जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ रही है, डाइवोर्स की रेट जो है, वो बढ़ रही है, जिसको हम कहते हैं कि समाज टूट रहे हैं। मेरा देखने का दृष्टिकोण ये है कि महिलाएँ जो हैं, वो सबल हो रही हैं और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा रही हैं। उसमें गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो एक अलग परिदृश्य है, परंतु वो इसके लिए ये कह रही है कि नहीं जी, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अलग रहना चाहती हूँ। अगर ये हिम्मत आ रही है, तो इक्वल राइट्स की तरफ महिलाएँ जा रही हैं। अगला है इक्वल एक्सेस टू सोशल एंड रिक्रिएशनल लाइफ। सामाजिक जीवन में और जो मनोरंजनात्मक जीवन है, उसके अंदर इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। कहाँ जा सकती हैं लड़कियाँ? कहाँ जा सकती हैं महिलाएँ? क्या कर सकती हैं? किस जगह किस तरह की पार्टी कर सकती हैं? किस तरह के खेलों में हिस्सा ले सकती हैं? किस तरह की आउटिंग पे वो जा सकती है? अगर ये पुरुष और महिला में समान है, तो हम कहेंगे जेंडर इक्वलिटी है। फ्रीडम ऑफ चॉइस कि जो चुनाव करने की स्वतंत्रता है, कि क्या चुनना है? किसमें? पढ़ाई में, विषय में, नौकरी में, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि शादी का कितने बच्चे पैदा करने हैं, किस लिंग के पैदा करने हैं, कब पैदा करने हैं,
ऐसे जो बहुत सारी चॉइसेस हैं, जो मेरे को लगता है कि पुरुष और महिला को मिलकर समान रूप से बाँटनी चाहिए। अगर ये कुछ चीज़ें हम दे दें समाज के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि जेंडर इक्वलिटी है। आगे बढ़ते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप, ये सबसे बड़ा समस्यात्मक शब्द है एक, जिसको हम कह सकते हैं कि अ, निर्धारित करता है स्टीरियोटाइप जो इमेज होती हैं, कि कैसे-कैसे करना है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पुरुषों के लिए क्या निर्धारित किया गया है और महिलाओं के लिए क्या ये बाध्यता पैदा करते हैं जेंडर इक्वलिटी। Gender stereotype refers to clinches which a man or woman is supposed to do or to be like. Gender stereotype है ना, ये कुछ नियमावली मान लीजिए इनको जो ये कहते हैं कि पुरुषों को ऐसा करना है, महिलाओं को ऐसा करना है या उनको ऐसा बनना है। Women are nurses not doctors. महिलाएं नर्स अच्छी होती हैं, डॉक्टर्स अच्छी नहीं होती या कम बनती हैं। Men are doctors not nurses. पुरुष जो हैं वो डॉक्टर होते हैं, वो नर्स नहीं होते। विमेन आर सपोज टू कुक एंड डू हाउसवर्क। ये माना जाता है कि महिलाएं खाना पकाएंगी, गृह आधारित जो कार्य है वो करेंगी। इसकी ऐसी एक मान्यता है। मेन आर सपोज टू हैव ए जॉब। ये माना जाता है कि पुरुष जो है वो नौकरी करेगा, उसके पास एक नौकरी होनी चाहिए, बाहर के काम वो करेगा, नौकरी करने जाएगा। विमेन आर केयरिंग एंड फ्रेंडली। महिलाएं जो होती हैं वो ध्यान रखती हैं और दोस्ताना व्यवहार करती हैं। मेन आर टफ एंड मैसी। जो पुरुष होते हैं वो ज़्यादा जटिल होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं, टूटते नहीं हैं जल्दी। विमेन आर फॉलोवर्स, महिलाएं अनुसरणकर्ता होती हैं, ऐसा नहीं है, परंतु माना जाता है, एक स्टीरियोटाइप है। मेन आर लीडर्स, पुरुष जो है वो नेतृत्व की उनमें क्षमता होती है, वो नेता होते हैं, वो लीडर होते हैं। विमेन शुड लुक प्रेटी, जो महिलाएं हैं वो सुंदर होती हैं, उनको सुंदर दिखना चाहिए, वो आकर्षक होती है। मेन शुड बी गुड इन स्पोर्ट्स, पुरुष जो होते हैं वो खेल में अच्छे होते हैं। आगे एक पंक्ति दी गई है, जेंडर रोल्स आर नॉट नेचुरल टू मेन एंड वुमेन। प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति ने नहीं दिए हैं कि किसने क्या भूमिका अदा करनी है। रादर दे आर लर्नड एंड इम्पोज्ड बाय सोशल वैल्यूज। ये हमारे सामाजिक मूल्यों के द्वारा सिखाए जाते हैं या उनके ऊपर थोपे जाते हैं। तो जैसे जैसे सोशल वैल्यूज है, वैसे वैसे स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स जो भूमिकाएं हैं वो देखने को मिलेगी। बट एवरीथिंग दैट ए मैन कैन डू ए वुमेन कैन डू टू, एंड वाइस वर्सा। जो एक पुरुष कर सकता है वो महिला कर सकती है, जो महिला कर सकती है वो पुरुष कर सकता है। कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी की बात करेंगे कि लिंग असमानता क्यों है भारत के अंदर। 8 कारण दिए गए हैं। पहला है रिलीजियस मैटर्स, प्रेफरेंस फॉर बॉयज। एक मान्यता है कि मृत्यु होने पर जो अग्नि देनी है वो बेटा देगा। ऐसे बहुत सारे धार्मिक हमारी प्रथाएं हैं, रिचुअल्स हैं, जिनमें प्रेफरेंस दी जाती है कि ये कार्य लड़कों से करवाना है। तो हमें हमारे जो संस्कृति है, जो धर्म शास्त्र हैं, जिनके अंदर ऐसा कहा जाता है, अगर वहीं से ऐसी परंपरा बनती कि लड़के और लड़कियां कोई भी कर सकते हैं, तो शायद ये जेंडर इनइक्वलिटी का बार जो था वो टूट सकता था। तो रिलीजियस जो मैटर्स हैं, धार्मिक जो मामले हैं, वो इसका पहला कारण है। दूसरा है बैड मेंटालिटी, कुलसित मानसिकता, बीमार मानसिकता। क्या कहती है? मोस्ट पीपल स्टिल थिंक दैट women आर टू वीक एंड परफॉर्म सीरियस वर्क एंड ऑब्टेन टॉप पोजीशंस। बहुत सारे लोग अब भी मानते हैं कि महिलाएं जो हैं वो कमजोर होती हैं, वो जो सीरियस वर्क है वो नहीं कर सकती और टॉप पोजीशंस पे नहीं जा सकती। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर हमने देखा है कि महिलाओं ने टॉप पोजीशन पर जाकर अपना झंडा लहराया है कि हम इसमें हैं। तो वो वाली चीज, एक बैड मेंटेलिटी ज्यादातर लोगों में अब भी है। रिजिड कल्चर एंड ट्रेडिशंस, जो संकीर्ण हमारी संस्कृति है और हमारे रीति रिवाज हैं, वो भी इसके लिए एक वजह है। डूज एंड डोंट्स बहुत हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही करती आई हैं लड़कियां, पुरुष ऐसा ही करते आए हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग रीति रिवाज हैं, और अगर हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारे कल्चर ने हमें क्या दिया, हम अपनी माँ दादी, हमारे पिता और दादा की जो जीवन की परिस्थितियां हैं, अगर उनका अध्ययन करें, तो हम पाएंगे कि हमारे कल्चर ने कैसे कैसे इन चीजों को पोषित करते हुए हमारे तक ला दिया है। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही हमारी संस्कृति की और हमारी परंपराओं की। एजुकेशनल लेवल एंड लिटरेसी, ये बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा का स्तर और निरक्षरता, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, इनइक्वलिटी टूटती जा रही है। जो परिवार निरक्षर हैं, सबका नहीं कहता,
परंतु ज़्यादातर परिवारों में ऐसा होता है जहाँ निरक्षरता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि मेल डोमिनेंस होगा। फीमेल्स को जो है वो एक हाशिए पे रखा जाएगा, तो ये भी एक बड़ा कारण है। अगला है लैक ऑफ इनफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण नहीं है, उनके पास अभी पावर नहीं है, उनके पास शक्ति नहीं आई है। और वो शक्ति कैसे आएगी? पहला तो होगा शिक्षा ग्रहण करना, दूसरा होगा कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपना अर्जन खुद करना है, इंडिपेंडेंट होना है और तीसरा ये महसूस करना है कि नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो अर्न करती हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, परंतु वो फिर भी पुरुषों के प्रभाव में हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो मेरे साथ एक व्यक्ति है, अगर ये नहीं होगा तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी। ये वाली भावना छोड़नी होगी। अगला है अनइक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज़ इफ कंपेयर्ड विद मेन। पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को कम वेतन देना समान कार्य के लिए ये भी एक बड़ा कारण है। और मैंने पहले भी बताया कि जो डेली वेजेस टाइप की जितनी भी जॉब हैं उनके अंदर खास करके जो सरकारी कार्यालयों में नहीं होती हैं, वहाँ पर महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। अगला है पॉवर्टी, गरीबी। फिर लड़कियों या महिलाओं को कम तनख्वाह पर काम करने के लिए जाना पड़ता है, उनका शोषण होता है, उनका व्यापार होता है, उनको वेश्यावृत्ति के अंदर धकेला जाता है। लैक ऑफ मेडिकल केयर, पुरुषों के मुकाबले में एक लड़का है और एक लड़की है, उसके मुकाबले में जो मेडिकल केयर की सुविधाएँ हैं, वो लड़कियों को कम दी जाती है और हमारे यहाँ कुछ हैं भी कम। हमारे यहाँ अभी भी हमने कोरोना काल में देखा कि किस तरह की जद्दोजहद हमें करनी पड़ी, ऑक्सीजन के लिए, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं दी जा रही हैं, तो ये भी एक बड़ा दिक्कत है। और अगला है पैट्रियार्चिकल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज। समाज को पितृसत्ता चला रही है, मातृसत्ता नहीं चला रही। दादा, पिता, भाई, ये एक परंपरा चल रही है। दादी, माँ और महिला स्वयं या उसकी बहन जो है वो आ जाएगी, उस दिन ऐसा ठीक हो जाएगा। अब बात आ रही है लेजिस्लेशंस, जो जेंडर जस्टिस को भारत में लागू करते हैं। कुछ ऐसे हमारे संविधान में कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनके बारे में कर पढ़ेंगे हम। जो मैं कह रहा था कि कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो ये है। पहला है आर्टिकल 14 प्रोवाइड फॉर इक्वलिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 जो है, वो ये कहता है कि कानून के आगे, नियम के आगे दो सभी लोग समान हैं एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके साथ-साथ क्या कहता है कि जो कानून है वो समान रूप से सुरक्षा भी प्रदान करेगा। तो ये पहला है कि हम राज्य जो है वो किन्हीं भी 2 सिटिज़न्स के अंदर, नागरिकों के अंदर विभेद नहीं कर सकता। सभी नागरिक समान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग के क्यों ना हो। पुरुष है, महिला है, समान है। एक तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगला है आर्टिकल 15(1) explicitly prohibits any discrimination on the basis of sex। ये सीधा इस पर वो करता है कि लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें लिखा गया है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। कि राज्य जो है वो इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता कि जो नागरिक है वो किस धर्म का है, किस प्रजाति का है, किस जाति का है, किस लिंग का है और उसके जन्म का स्थान कौन-सा है। अगर इनके आधार पर भेदभाव होता है, तो ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है। आगे है आर्टिकल 15 पार्ट 3 द स्टेट इज प्रोवाइडेड विद द पावर टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल 15 का भाग 3 जो है, वो महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष तरह के प्रावधान करने का आदेश देता है या निर्देश देता है कि हम इनके लिए कुछ न कुछ अलग तरीके से योजनाएँ लाएँ या करें। आर्टिकल 16 provides for equality of opportunity of all in matters relating to public employment or appointment of to any office. It specially forbids discrimination on grounds of sex। आर्टिकल 16 जो है वो अवसरों की समानता की बात कहता है कि जब भी कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जन रोजगार दिया जाना है, वहाँ पर नियुक्तियाँ होनी हैं,
तो उस पर किस सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 पार्ट 2 रीड्स, नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी ineligible for or discriminated against in respect or any employment or office under the state। राज्य में रोजगार या कार्यालय में जो काम होते हैं उनमें इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। वही हैं धर्म, जाति, रंग, लिंग, जन्म का स्थान, रहने का स्थान, रोजगार, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 39 provides for securing the rights to an equal mean of livelihood for both men and women, and that both men and women have the right to equal pay। आजीविका के लिए समान अवसर या समान अवसर प्रदान करना और एक समान काम के लिए एक समान वेतन देने की बात आर्टिकल 39 करता है। आर्टिकल 42 provides for securing just as humane condition। ह्यूमेन HUMANE वर्ड आया है, ये वर्ड यूज होता है मानवीय दशाओं की न्यूनतम अवस्थाओं को या एक सम्मानित अवस्था में जब हम किसी को जीवन यापन करने का अवसर देते हैं, मौका देते हैं, उसको कहा जाता है ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, कि हम मानवीय दशाएं दें काम करने की और मातृत्व जो प्रदान होता है, महिलाएं जो अपना जन्म देती है बच्चों को, उसमें उनको रिलीफ मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंडियन पेनल कोड्स की बात, कि हमारे क्राइम का जो मामला है, पुलिस का जो विभाग है, उसमें हमें कौन कौन सी जो अधिनियम है वो महिलाओं को सुरक्षित रखते हैं, संरक्षित रखते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। 1860 IPC जो है उसमें इसको निर्धारित किया गया है, इंडियन पेनल कोड 1860। पहला है रेप। अगर किसी के साथ रेप होता है, बलात्कार होता है, तो उसके अंदर जो सेक्शन 376 है उसके आधार पर उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और जिसने ऐसा किया है उसको दंडित किया जाता है। किडनैपिंग एंड अबडक्शन फॉर डिफरेंट पर्पजेस। अगर किसी का किडनैप किया जाता है या उसको बंदी बनाया जाता है, तो उसके अंदर आर्टिकल 363 से 373 की अलग अलग धाराएं हैं जो ऐसे करने वाले आदमी को सजा देती हैं या उनके लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि उनके साथ साथ ऐसा हो सकता है। होमिसाइड फॉर डॉवरी, डॉवरी डेथ और देयर अटेम्प्ट्स, दहेज लेना, दहेज के दौरान होने वाली मृत्यु या दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले जो अटेम्प्ट है, प्रयास हैं, उसके लिए सेक्शन 302, 304B जो हैं वो महिलाओं को संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करने की बात करते हैं। टॉर्चर, बोथ मेंटल एंड फिजिकल, मानसिक आघात पहुंचाना, बहुत पहुंचाया जाता है, महिलाएं बहुत सहती हैं। शारीरिक आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना, मारना, इसके लिए सेक्शन 498 का पार्ट ए जो है वो निर्धारित किया गया है। उसके बाद है मोलेस्टेशन, इसके लिए सेक्शन 354 जो है, 354 जो है वो इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद है सेक्सुअल हरासमेंट। अगर यौन शोषण किया जाता है, यौन उत्पीड़न किया जाता है, तो उसके लिए सेक्शन 509 जो है वो निर्धारित किया गया है। कुछ और लेजिस्लेशंस भी हैं, जैसे एक लेजिस्लेशन है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। जो जो एम्प्लॉय हैं उनको इंश्योरेंस दिया जाए, उनका जो बीमा है वो किया जाए। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जो महिलाएं हैं जो नौकरी में है, सरकारी नौकरी में, उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, छुट्टियां दी जाती हैं विद पे, बच्चों की पढ़ाई के लिए, केयर के लिए अलग से छुट्टियां दी जाती है, कोई तनख्वाह नहीं काटी जाती है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इस एक्ट के अंतर्गत आती है। अगला है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। कार्यस्थल के ऊपर अगर महिलाओं के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है, यौन उत्पीड़न होता है, तो उसको रोकने के लिए, उसको निषेध करने के लिए
और उसको अगर हुआ है तो उसको रिड्रेस करने के लिए एक एक्ट बनाया गया 2013 में। और देखिए 2013 में क्यों आया? क्योंकि इस टाइम तक आते-आते महिलाओं की वर्क प्लेस तक पहुँच होने लगी। उससे पहले ये एक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि महिलाएँ वर्क प्लेस तक पहुँचती ही नहीं थी, पुरुष ही पहुँचते थे या ऐसे मामले नहीं उठते थे, महिलाओं ने कंप्लेंट करना स्टार्ट नहीं किया। अगला है द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018। ये एक अमेंड किया गया क्रिमिनल लॉ में कि अगर कोई भी व्यक्ति 12 साल से कम आयु की बच्ची के साथ रेप करता है तो उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। सीधा-सा क्लियर कर दिया। विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो अभी पेंडिंग है, उसमें 1/3 जो रिजर्वेशन की बात है, 33% रिजर्वेशन की लोकसभा और लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में है, उसके लिए अभी भी ये चीजें चल रही हैं। कुछ पॉलिसीज हैं सरकार की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, कुछ मंथली या एनुअली आप जमा करवाइए। शायद ₹100 से लेके 1.5 लाख तक आप सालाना जमा कर सकते हैं और जब बच्ची 18 साल की हो जाएगी, वो पैसा आप जमा करवाना बंद कर देंगे, 21 साल की आयु में वो मिलेगा। बालिका समृद्धि योजना, सीबीएसई उड़ान स्कीम, सीबीएसई की एक बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम है उड़ान स्कीम। नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन लेने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में एक राष्ट्रीय योजना चलाई गई है। धन लक्ष्मी स्कीम भी एक योजना है। लाडली स्कीम ऑफ हरियाणा, हरियाणा में एक विशेष तौर पर लाडली नाम से एक योजना चलाई गई। अब हम बात करते हैं कि जेंडर इनइक्वलिटी को रोका कैसे जा सकता है। पहला है टॉक टू विमेन एंड गर्ल्स। महिलाओं और बालिकाओं से बात की जाए, उनको संवाद का हिस्सा बनाया जाए, उनको ये चीजें जो है संवाद के बीच में लाया जाए, उनको केंद्र तक लाने की कोशिश की जाए। उसको जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो समाजीकरण है, उसका मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए। दूसरा है लेट्स गर्ल्स यूज मोबाइल फोन्स। लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग बुरा है, सदुपयोग के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। इससे क्या होगा? वो मास मीडिया से जुड़ेंगी, वो बहुत सारी चीज़ें सीख पाएँगी और इन चीज़ों को सीख पाने के बाद जो है, वो क्या कर पाएँगी? अपने राइट्स, अपने जो और जो चीज़ें हैं, उनके बारे में वो जान पाएँगी। अगला है स्टॉप चाइल्ड मैरिज एंड सेक्सुअल हरासमेंट। जो बाल विवाह है, उसको रोका जाए और सेक्सुअल हरासमेंट को भी रोका जाए। इसके लिए अवेयरनेस, पेरेंटिंग का स्टाइल, बहुत सारे एजुकेशन, एम्पावरमेंट करना, लॉज़ या जो हमारे आईपीसी की धाराएँ थी, उनको ज़्यादा इफेक्टिवली लागू करना, ये चीज़ें लागू की जा सकती है। अगला मेक एजुकेशन जेंडर सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शिक्षा को लिंग संवेदनशील बनाना है, जेंडर सेंसिटिव बनाना है कि वो दोनों तरह के लिंग के लिए सेंसिटिवली रिस्पॉन्ड करे। कक्षा का वातावरण क्या ऐसा है, लड़की अपनी बात रख पाए, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए, लड़के डोमिनेट नहीं करते। क्या पुस्तकों के अंदर उदाहरण ऐसे दिए गए हैं जिसमें दोनों लिंग को समान दिखाया गया है? उसकी भाषा कैसी है? ये चीज़ें बहुत मुद्दा रखती है। अगला है रेज़ एस्पिरेशन ऑफ गर्ल्स एंड देयर पेरेंट्स। बालिकाओं और उनके अभिभावकों की जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी आकांक्षाएँ हैं, इच्छाएँ हैं, उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब उनके मोराल को थोड़ा-सा अपग्रेड करना है, उनकी जो आत्म शक्ति है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अगला है एम्पावर मदर्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। कहा जाता है कि एक योग्य माता जो है, वो सैकड़ों अध्यापकों से ज़्यादा बढ़िया होती है। तो माताओं को एम्पावर करना पड़ेगा कि वो अपनी बेटियों को सामर्थ्य दें, उनका संबल बने, उनके साथ खड़ी हों और उनको अपने आप के जीवन को लीड करने की शक्ति दे पाएँ। अगला है गिव प्रॉपर वैल्यू टू वुमेन्स वर्क। मैं देखता हूँ मेरे घर में, मेरी माँ सुबह सबसे पहले उठती है और शाम को, रात को सबसे देरी में सोती है। घर का दरवाज़ा बंद हुआ है या नहीं है, घर की सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं या नहीं है, ये देखना उनकी ज़िम्मेदारी है। ऐसी परंपरा चली आ रही है। अब थोड़े-थोड़े काम बँटने लगे हैं, परंतु पहले से चली आ रही है, उनकी आदत हो चुकी है। उनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती क्योंकि वो अर्न नहीं करती। काम बहुत ज़्यादा है। सुबह सबसे पहले से लेकर रात को सबसे लेट तक कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, कितने घंटे काम करना है। परंतु एक आदमी 6 घंटे के लिए बाहर जाता है, 5 घंटे के लिए बाहर जाता है, 8 घंटे के लिए बाहर जाता है, वो कुछ कमा कर लाता है तनख्वाह के रूप में, दिहाड़ी के रूप में, तो उसके काम को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ये हमें बदलना पड़ेगा। महिलाओं के काम को वैल्यू देनी पड़ेगी, सम्मान देना पड़ेगा। गेट वुमेन इंटू पावर, महिलाओं को
शक्ति में लाना पड़ेगा, निर्णय लेने वाली पोजीशंस पे लाना पड़ेगा। वो पॉलिटिक्स हो सकती है, वो ऐसे पद हो सकते हैं जहाँ से वो चीज़ों को बदल सकती है। अगला है एनकरेज वुमेन इंटू नॉन ट्रेडिशनल वोकेशंस। ट्रेडिशनल वोकेशंस की बात की, लड़कियां टीचर वाली जॉब अच्छी है, नर्स अच्छी बन सकती हैं, सेक्रेटरी अच्छी बन सकती हैं, ये कर सकती हैं, पायलट नहीं बन सकती हैं। वो जो ये मैं क्या कहूँ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनमें नहीं जा सकती हैं, ऐसा नहीं कर सकती हैं। वो वाली जो चीज़ें हैं उसको तोड़ना पड़ेगा। उनको नॉन ट्रेडिशनल जो गैर परंपरागत क्षेत्र हैं उनमें उनकी पहुँच बढ़ानी पड़ेगी। वर्क टुगेदर इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, मिल-जुल कर काम कर। दोनों लिंग कहाँ से प्रारंभ होना चाहिए? मैं इसके लिए एक चीज़ कहता हूँ कि हमें जो होम एनवायरनमेंट है, घर का वातावरण है, उसको बदलना पड़ेगा, पेरेंटिंग का स्टाइल बदलना पड़ेगा। इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ेगा। स्टॉप द वायलेंस, हिंसा को रोकना पड़ेगा। वो शाब्दिक हो सकती है, वो शारीरिक हो सकती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है, इसको रोकना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं रुकी, तो समस्याएँ होती हैं क्योंकि कहीं न कहीं महिलाएँ इनके दबाव में रहती है। तो इस तरह का जो वातावरण है, उसको हटाना पड़ेगा। अगला है बिवेयर ऑफ बैकलैश। महिलाओं को जो प्रतिघात होता है, प्रतिक्षेप होता है, तीखी प्रतिक्रियाएँ होती हैं, उनसे बचाना है। उनके प्रति हमें थोड़ा-सा अवेयर रहना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो ये था हमारा टॉपिक जेंडर इक्वलिटी जिसमें कई सारे एस्पेक्ट हमने पढ़े। फिर मिलूँगा आप सबसे एक नया टॉपिक लेकर। थैंक यू सो मच।